हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करूंगी जो आपके एग्जाम्स के लिए, खासकर वन डे एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आज का जो डे है, नागासाकी डे। नागासाकी जो है ये जापान का रीजन है। तो वहाँ पे यूएसए के द्वारा आज ही के दिन 1945 में जो एटॉमिक बॉम्ब है वो गिराया गया, नागासाकी जो जापान का रीजन है वहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे जो डे है, नागासाकी डे, 9 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको कोडेड जो नेम दिया गया था जब ये बॉम्ब गिराया गया यूएसए के द्वारा, फैट मैन इसका नाम दिया गया। अगर बात करें तो अबाउट जो 5 स्क्वायर माइल्स जो एरिया है, अराउंड 65,000 पीपल जो है उस एरिया में मारे गए थे जब ये एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया यूएसए के द्वारा। जब नागासाकी में बॉम्ब गिराया गया उसके 3 दिन बाद ही हिरोशिमा जो रीजन है जापान का, वहाँ पे बॉम्ब गिराया गया। अगर देखा जाए आज के टाइम में भी वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों में ये सारी चीज़ें हैं, उस रीजन में ये इम्पैक्ट देखने को मिलता है आज के टाइम भी। जो ये ह्यूज तौर पे डिस्ट्रक्टिव जो मूवमेंट देखने को मिला था हिरोशिमा और नागासाकी में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। 1945 का जो टाइम ड्यूरेशन था ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है इसका टाइम ड्यूरेशन अगर प्रॉपर वे की अगर हम बात करें तो 1939 टू 1945 तक इसका वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन रहा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो टाइम ड्यूरेशन रहा वो रहा 1914 टू 18 तक का। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात जो की जा रही है, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। बेसिकली इसमें जो बात हो रही है वो हो रही है ट्राइबल पीपल्स की। तो ट्राइबल पीपल्स जो हैं उनसे रिलेटेड ये डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स। ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 9 अगस्त को। ये डे जो ऑब्जर्व किया जाता है स्पेशली जो ट्राइबल पीपल्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इनको रिकॉग्नाइज जो किया जाता है, इनकी जो पॉपुलेशन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बेसिकली डे सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अगर बात करें थीम 2021 की, इम्पॉर्टेंट है ये जो थीम है 2021 की, वो है लिविंग नो वन बिहाइंड इंडिजीनियस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थीम है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी सेक्शन से रिलेटेड है। ये टैक्स की बात हो रही है। टैक्स भी कौन सा है? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। तो रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स है इसकी अगर हम बात करें तो पहले तो रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स है उसके बारे में आप देख लीजिए आखिर होता क्या है। रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स है, कोई भी कंट्री क्या करती है, एक रूल पास करती है टैक्स से रिलेटेड। कोई भी अगर किसी भी प्रोडक्ट पे लगाना है, आइटम पे लगाना, कोई भी सर्विस डीलिस चार्जेस जो लगाने हैं कंपनीज पे, बट पास्ट में यानी कि जैसे जीएसटी अगर आप देखें, ऐसे समझिए आप, जीएसटी जो है ये कब इम्प्लीमेंट की गई? 2017 में की गई। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सोचे कि हाँ भाई हमें हमें ये गलतियाँ हो गई हैं, इसको हम अब सुधारेंगे या फिर ये चीज़ नहीं हुई, ठीक है, तो आज का जो टाइम है 2021 का जीएसटी के हिसाब से, तो जीएसटी में ये क्या करेंगे, रूल्स लेके आएंगे। तो 2017 के हिसाब से क्या करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे और 2017 से कंपनी को क्या करेंगे कि हाँ भाई अब आपको इस टाइम पीरियड से 2017 से जो है वो टैक्स देना पड़ेगा आज तक का। तो ये क्या होता है, पास्ट में जाके जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है किसी भी कंपनी से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। ठीक है, तो ये आपको ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो ये पास्ट में जाके ये जो टैक्स है ये लगाया जाता है किसी भी कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। अब ये न्यूज़ में क्यों है पहले तो हम ये देख लेते हैं। न्यूज़ में जो है, एक सेकेंड, न्यूज़ में अगर हम बात करें तो रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा
इंट्रोड्यूस किया गया टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 का, ठीक है, 2021 का, कहाँ पे, लोकसभा में, ठीक है। तो बिल जो है ये बोला गया इसमें कि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स था उसको हम क्या करेंगे, अब विड्रॉ करेंगे, अब कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अगर जिस जिस कंपनी से ये टैक्स कलेक्ट किया गया था अब उनको क्या दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए। तो ऐसा इस बिल में बोला गया है। क्यों बोला गया है, इसका रीज़न भी आपके सामने है, अभी मैं बताती हूँ। जो रीज़न है यहाँ पे देखिए, 2007 में क्या हुआ, 65% इंटरेस्ट इन एच टू वोडाफोन, यहाँ पे वोडाफोन जो कंपनी है उसके ऊपर क्या लगाया गया, टैक्स लगाया गया, ठीक है। तो फिर डिमांड की गई 2.2 बिलियन जो कैपिटल है, ठीक है, गेन जो हुआ, वोडाफोन ने पे करने से इसको क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। फिर वोडाफोन का जो केस है ये कहाँ पे गया, आर्बिट्रेरी जो कोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी कोर्ट, वहाँ पे, तो वहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो ये केस हार गई, ठीक है। तो इस पे गवर्नमेंट की जो इमेज है वो ख़राब होने की कगार पे थी और ख़राब हो भी गई इसमें। तो इसलिए अपनी इमेज को ही सुधारने के लिए कि हाँ भाई हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी इमेज को हार्म पहुंच रही है इसके चलते, तो क्या किया गया, अभी रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स है इसको विड्रॉ कर दिया गया। 2012 में ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न था, ये वोडाफोन के ऊपर केस चलाया गया था, वोडाफोन ने मतलब गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो वोडाफोन जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न आया वो वोडाफोन के फेवर में रहा, ठीक है। तो 2012 मार्च 2012 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया रेट्रो अमेंडमेंट जो है टैक्स लो, कि अब हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि रेट्रोस्पेक्टिव हम टैक्स लगाना शुरू कर देंगे। जनवरी 2014 में टैक्स जो है प्रोब अगेंस्ट कैरन कंपनी जो है उसके अगेंस्ट ये चला, जो टैक्स जो लगाया गया कैरन कंपनी के ऊपर। मार्च 2015 में क्या हुआ, कैरन जो कंपनी है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो कोर्ट है वहाँ पे ये मुद्दा लेके गए, ठीक है, अंडर इंडिया यूके इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ठीक है। 2016 में वोडाफोन ने भी ये जो केस है ये आर्बिट्रेरी जो कोर्ट है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो सेंटर है वहाँ पे गया, इंडिया और नीदरलैंड ट्रीटी के अंडर। सितंबर 2020 की अगर बात करें तो वोडाफोन के फेवर में जो डिसीजन था, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो कोर्ट है, ठीक है, वोडाफोन के फेवर में ये डिसीजन आया। दिसंबर 2020 में क्या रहा, जो ट्राइब्यूनल जो रूल्स है वो किसके फेवर में रहे, कैरन जो कंपनी थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने रिफंड किया कैरन कंपनी को कितने पैसे, विद इंटरेस्ट के साथ 1.4 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है अभी 2021 की अगर बात करें, अभी जो बिल लाया गया है तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं गवर्नमेंट के सामने। तो अगर गवर्नमेंट की जो इमेज है वो हार्म ना हो इसलिए ये बिल लाया गया और जो रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स है उसको विड्रॉ किया गया, ठीक है। तो देखो कंपनसेशन भी दिया गया, तो फिर लगाया ही क्यों टैक्स, ऐसी चीज़ें अगर होनी थी फ्यूचर में, ठीक है, अगर पता था गवर्नमेंट को, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसलिए ये न्यूज़ में है। ओके, आई होप आपको रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स है वो क्लियर हुआ होगा। अगर बात करें रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स लॉ है ये पास कब किया गया, ये याद रखिएगा 2012 में किया गया, फॉलोइंग जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जो देखने को मिला यूएस बेस्ड जो वोडाफोन की कंपनी थी, वोडाफोन कंपनी क्या है, यूएस बेस्ड कंपनी है ये, ठीक है। इंट्रोड्यूस हुआ आफ्टर अमेंडमेंट जो फाइनेंस एक्ट था, ठीक है, फाइनेंस एक्ट जो अमेंडमेंट आई उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इम्पोज किया गया रेट्रोस्पेक्टिव जो कैपिटल गेन है टैक्स फॉर डील्स के लिए इन्वॉल्विंग उसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स थे फॉरेन एंटिटीज़ के जो लोकेटेड है इंडिया में 1962 से। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो इंडिया के द्वारा जो केस था इंटरनेशनल आर्बिट्रेल ट्राइब्यूनल जो है वहाँ पे केस हार गई इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो हेग में इसका जो हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल आर्बिट्रल जो ट्राइब्यूनल है इसका जो हेडक्वार्टर दी हेग नीदरलैंड में है, ठीक है। तो अगेंस्ट जो टैक्सिंग जो था कैरन एनर्जी जो कंपनी थी, ठीक है, कैरन यूके होल्डिंग लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो जो यहाँ पे जजमेंट आया वो भी कैरन जो कंपनी है उसके फेवर में आया। ओके, तो रीऑर्गेनाइज जो है बिजनेस का जो कंट्री में वो लिस्टिंग इसमें लोकल यूनिट में की गई, ठीक है। कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई जो की गई हैं। अगर न्यू बिल की अगर हम बात करें तो अभी जो लोकसभा में पेश किया गया
उसमें जो रेट्रोस्पेक्टिव जो चीज़ें थी उसको नल एंड वाइड करार कर दिया गया इसके चलते, ठीक है। जो स्टेटस है डिमांड एट द ग्लैंस। अगर बात करें तो आर्बिट्रेशन जो अवार्ड्स, यानी कि अवार्ड्स का मतलब क्या रहता है, जो डिसीजन आया, जो आर्बिट्रेशन, जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो कोर्ट है दी हेग नीदरलैंड में जो है, ठीक है। तो कैरेन के फेवर में आया और वोडाफोन के फेवर में आया। तो रिफंड किया गया 45 करोड़, जो टैक्स रिफंड किया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेजिस्लेटिव, अगर चेंज की बात करें तो ये हेल्प करेगा, जैसे पास्ट जो डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं उसको, डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए जो चीज़ें हैं वो हेल्प करेगा इसमें। अवॉइड करेगा जो फ्यूचर में आने वाले जो चीज़ें हैं, अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए उसको अवॉइड किया जाएगा इसके चलते। गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया, रिफंड किया गया ओनली प्रिंसिपल और नॉट इंटरेस्ट। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स अगर हम बोल सकते हैं, ये कंपनी को हर्ट भी करता है, ठीक है। हर्ट्स कंपनी, टैक्सेशन हर्ट्स कंपनी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरप्रेटेड टैक्स रूल डिफरेंटली अपार्ट इंडिया के साथ साथ मैनी कंट्रीज जो हैं इंक्लूडिंग यूएसए, दी यूके, नीदरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ये भी क्या करती है, रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स लगाती है कंपनीज के ऊपर, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इस बिल का? बिल जो है ये क्या करेगा, जो लॉन्ग पेंडिंग जो डिस्प्यूट पड़े हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा, और जो इन्वेस्टमेंट, जो फ्रेंडली बिजनेस इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट करेगा, कि इन्वेस्टमेंट जो है अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं हमारी कंट्री में ऐसे इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है। अगर ये जो है जैसे वोडाफोन और कैरिस जो कंपनी है उसके फेवर में जैसे डिसीज़न आया कोर्ट का, ठीक है, ऐसे हमारी कंट्री को हार्म भी पहुंचता है, ठीक है। तो उसके चलते क्या होता है, हमारी जो कंट्री की इमेज है वो भी ख़राब होती है। अगर ये बिल है, ये रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स है इसको विड्रॉ कर देते हैं तो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बिजनेस इन्वायरमेंट भी देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में, और जो इकोनॉमी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। उसके साथ साथ जो रेपुटेशन है इंडिया की वो भी बरकरार रहेगी, और जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, ठीक है। तो जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जो है ये पेश की जाती है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, ठीक है। तो ये भी इम्प्रूव होगा। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो 2020 की जो 2021 की जो रैंक रही है वो बताइएगा मेरे को, ये हाल ही में ही पेपर जो हुआ उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो बताइएगा मेरे को। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है, अभी आपने देखा होगा कि जैसे वन जो प्लास्टिक वेस्ट है, ठीक है। तो उसको क्या होता है कि प्लास्टिक वेस्ट जो है वो डिकम्पोज होने में बहुत ही समय लेता है। तो इसको रिसाइकल करने की कोशिश की गई है खादी विलेज इंडस्ट्री जो है हमारी कंट्री की, ठीक है। तो उसके द्वारा तो जो प्लास्टिक है उसको पेपर के साथ मिक्सचर करके अनदर चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, थैले वगैरह होते हैं, उस वो बनाया गया, पेपर बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे प्लास्टिक वेस्ट है, ठीक है, वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसका रिसाइकलिंग करके हम अनदर जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो पॉलीथीन हो, चाहे वो बैग्स हो, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर जो है इसको रिसेंटली ही पेटेंट जो है, पेटेंट मिलता है ना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो पेटेंट रजिस्ट्रेशन इनके द्वारा सिक्योर कर लिया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा। ओके, तो इनके द्वारा प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर बनाया गया। प्लास्टिक मिक्स जो हैंडमेड पेपर है इसको रिसाइकल और इको फ्रेंडली बोला जा रहा है, ठीक है। इको फ्रेंडली है, जो रिसाइकल इसको किया गया है, जो डेवलप किसके द्वारा किया गया, अंडर प्रोजेक्ट रीप्लान। रीप्लान मतलब रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर, ताकि नेचर जो है, नेचर से हम जो प्लास्टिक है उसको कैसे रिड्यूस कर सके, उसको कैसे कम कर सके, यही बेसिकली एम है इनका। प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था सितंबर 2018 में एज अ पार्ट ऑफ खादी विलेज जो इंडस्ट्रीज़ कमीशन है, उनकी कमिटमेंट थी कि स्वच्छ भारत जो अभियान है इसके चलते, इसी के अंडर, इस अभियान के अंडर ही ये सारी चीज़ों को लॉन्च किया गया। अगर बात करें इसका एम क्या है, कि मिक्सिंग करना, प्रोसेस्ड करना जो प्लास्टिक वेस्ट है विद कॉटन फाइबर रैग्स, रेशो जो है 20:80 का इसमें जो है रेशो रखी गई है, ठीक है। 20:80 की याद रखिएगा इसको, ठीक है।
प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया में ऐसा प्रोजेक्ट ये फर्स्ट टाइम देखने को मिला था। प्लास्टिक वेस्ट जो है ये डिस्ट्रक्टेड है, डिग्रेडेड है, डिल्यूटेड है, ठीक है। यूज़ इसको किया गया विद पेपर पल्प के साथ, ताकि जो हैंडमेड पेपर बनाए जाए, ताकि जो प्लास्टिक वेस्ट है नेचर से हम उसको क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, यानी कि कम कर सके। ओके, इन्वेंशन जो है इसका प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा एक स्लोगन भी दिया गया था। स्लोगन नहीं आप बोल सकते, एक मतलब एक बोला गया था कि कैसे हमने जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको कैसे ख़त्म करना, उसको कैसे रिड्यूस करना। हालांकि ख़त्म तो नहीं कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं, ये एफर्ट्स लगा सकते हैं, ऐसा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनके द्वारा भी बोला गया। दो ऑब्जेक्टिव इसमें रखे गए हैं कि कैसे हमने अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और सस्टेनेबल जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे क्रिएट करना है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर बात करें टेक्नोलॉजी जो है इससे रिलेटेड, वो किसके द्वारा डेवलप की गई, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है यूजेस बोथ हाई एंड लो डेंसिटी जो वेस्ट पॉलीथीन है। साथ ही साथ KVIC यानी कि खादी विलेज जो इंडस्ट्री कमीशन है, इनके द्वारा डेवलप किए गए इसी के चलते जो प्रोडक्ट हैं रिलेटेड टू कैरी बैग, एनवलप, फाइल्स, फोल्डर्स एक्सेट्रा। अगर पेटेंट की बात करें कि पेटेंट आखिर होता क्या है, पेटेंट जो है ये स्टैट्यूटरी राइट है जो इन्वेंशन जो है जिसने जैसे ये पॉलीथीन बनाया है रिलेटेड टू प्लास्टिक यूज़ करके, यानी कि इन्वेंट किया गया है, ठीक है, इन्वेंशन की गई है, तो उसी के चलते इन्वेंशन के चलते ही पेटेंट जो है ये दिया जाता है एक पर्टिकुलर पर्सन को, कंपनी को, ठीक है, फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। किसके द्वारा दिया जाता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा। टाइम पीरियड कितना, 20 ईयर्स के लिए ये पेटेंट जो है ये दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। चाहे कोई भी कंट्री हो तो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा ये पेटेंट दिया जाता है, ठीक है। तो पेटेंट सिस्टम जो है, अगर हम पर्टिकुलर अपनी कंट्री की बात करें, ये गवर्न किसके द्वारा किया जाता है, एक पर्टिकुलर एक्ट है, एक्ट जो है इसका नाम याद रखिएगा, पेटेंट एक्ट 1970, जो अमेंड किया गया, पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसमें अमेंडमेंट जो है ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली किया गया। पेटेंट रूल जो है ये रेगुलरली अमेंड किया जाता है। अगर मोस्टली ये रिसेंट की बात करें कि रिसेंटली कब अमेंडमेंट किया गया, इसमें 2016 में, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला याद रखिएगा, और जो रिसेंटली किया गया 2016 का वो भी आप लोगों को याद रखना है। अगर बात करें खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की, तो ये एक क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या रहता है कि पार्लियामेंट में लॉ के द्वारा चीज़ों को क्रिएट किया जाना, ठीक है। इस्टेब्लिश किसके अंडर किया गया, एक अगर लॉ के द्वारा किया गया ऑब्वियस है कोई ना कोई एक्ट होगा, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 के अंडर। फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है कि जो चीज़ें हैं रिलेटेड टू नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें जो हैं वो इंडिया के जो लोग हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उनको प्रोवाइड करवाना। खादी की जो काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, तो वो जो हैं इंडियंस जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है। फंक्शन जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर किया जाता है, खादी एंड विलेज जो इंडस्ट्रीज कमीशन है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो मिनिस्ट्री है ये किसके अंडर है बताइएगा मेरे को, साथ में रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। मेजर इनिशिएटिव जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के साथ मिलकर लिए गए, पहला है हनी मिशन इनिशिएटिव, ठीक है, प्रोजेक्ट बोल्ड, लेदर मिशन, गर्मोद्योग विकास योजना, कुम्हार संस्कृतिकरण योजना, ठीक है। तो खादी एंड विलेज जो इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं ये बताइएगा मेरे को कौन है, इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, एक नेवी एक्सरसाइज है जिसका नाम है ज़ैद तलवर 2021, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री के साथ होती है, UAE नेवी के साथ ये कंडक्ट होती है। ये बाइलेटरल एक्सरसाइज है जिसका नाम है ज़ैद तलवर 2021। ये नेवी एक्सरसाइज बाइलेटरल जो है ये देखने को मिली। बाइलेटरल का मतलब क्या रहता है, इसमें दो जो पार्टीज है इन्वॉल्व होना, यानी कि दो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, एक तो है इंडिया और दूसरी है UAE। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ये जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट कहाँ की गई, आबू धाबी में की गई, ताकि जो एनहेंस की जा सके, जैसे हमारी कंट्री जो है इंडिया और UAE की जो रिलेशन है वो उनको और स्ट्रॉन्ग किया जा सके, ठीक है, बिटवीन टू नेवीज़ के चलते। इंडियन नेवी जो है ये पार्टिसिपेट, इंडियन नेवी के द्वारा जो INS कोची जो है इसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया विद 2 इंट्रीगल जो जो सी किंग है, ठीक है, तो MK-42B हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया जो डिप्लॉय किए गए पर्शियन गल्फ में। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर बात करें इंडिया के संदर्भ में देखें तो UAE जो है यहाँ पे सिचुएटेड है
क्लोज्ड मैप देखिए, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे यूएई, यहाँ पे ओमन, ठीक है, ओमान जो है इसको टच करती है जो कंट्री है, यहाँ पे सऊदी अरबिया, ठीक है। ये है स्टेट ऑफ हार्मुज। स्टेट ऑफ हार्मुज जो है ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को और किसको, अरेबियन सी को। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त को यानी कि कल के दिन इसको क्या किया गया, इसकी जो एनिवर्सरी है क्विट इंडिया मूवमेंट की वो सेलिब्रेट की गई, ठीक है। तो 79th एनिवर्सरी जो है क्विट इंडिया मूवमेंट की वो हमारी कंट्री के द्वारा सेलिब्रेट की गई है। क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या बोला जाता है, अगस्त क्रांति दिन के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि अब जो ब्रिटिश रूल है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो साथ में जो लॉन्च किया गया इनके द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, सेशन जो चल रहा था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। फेलियर जो हो गया था क्रिप्स मिशन जो था, उसके फेलियर के बाद गांधी जी के द्वारा एक स्लोगन दिया गया, करो या मरो, यानी कि डू और डाई, ठीक है। ये स्लोगन याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा। विद हिज क्विट इंडिया स्पीच जो थी इनके द्वारा डिलीवर की गई थी, स्पीच दी गई थी रिलेटेड टू क्विट इंडिया स्पीच, ओके। तो कहाँ पे दी गई ये स्पीच, गोवालिया टैंक मैदान इन मुंबई में ये स्पीच दी गई गांधी जी के द्वारा। इम्पैक्ट क्या पड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट का, जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी लोगों में वो क्या की गई, डेवलप की गई, क्रिएट की गई। स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा स्ट्रगल किया गया, सेक्रीफाइसेस जो कई जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके द्वारा किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या रहा कि ब्रिटिश जो है कि उनको अब जो रूल है इंडिया में उसको ख़त्म कर देना चाहिए, ये लोगों की विश थी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कितने सालों 200 साल तक रूल किया गया इनके द्वारा, तो लोग भी क्या मतलब इतने गुस्से से भरे थे, ठीक है। अपने देश के लिए, देश के प्रति जो है भावनाएं हैं वो उत्पन्न हो रही थी लोगों के मन में, ठीक है। तो लोग जो हैं कोई सारे सेक्शन के, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, वो साथ में मिलके खड़े हो गए इनके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। मास रिवोल्ट देखने को मिला इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए। कांग्रेस पार्टी जो है वो जो स्ट्रेंथन में आ गई, ठीक है, बिकॉज हीरोइक रोल जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस मूवमेंट में रोल जो है वो प्ले किया गया। क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है, ठीक है, टिल द वॉर 1945 जो एंड था किसका, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो देखने को मिली थी। यहाँ पे इस टाइम नो पॉलिटिकल जो पार्टी, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसकी कोई एक्टिविटी नहीं देखने को मिली थी 1945 तक। उसके बाद ये चीज़ें जो हैं पिक्चर में आई, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो बिग लीडर्स थे, ठीक है, इस टाइम क्या था, जैसे बिग लीडर्स थे हमारी कंट्री के, उनको जेल में डाला गया था, ठीक है। इसके चलते अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल जो आर्मी थी, इनके द्वारा कंटिन्यू फ्रीडम स्ट्रगल जो है आउटसाइड द कंट्री किया गया, ठीक है। तो सिंगापुर में जो है, सिंगापुर में आपने देखा होगा, वहाँ पे इंडियन नेशनल जो आर्मी है, ठीक है, वो क्रिएट की गई जापान की हेल्प से, ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो ठीक है जो पार्ट था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक सीरीज़ है फॉरेंटियर जो फॉरगेटन आर्मी आई थिंक, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी सीरीज़ आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें बता रखा है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम के ड्यूरेशन में कैसे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो ये आर्मी जो थी वो क्रिएट की गई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है, जापान की हेल्प से, ओके। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा फिर आपको क्लैरिटी होगी, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है इंडिया स्क्रिप्ट जो है, यानी कि इंडिया स्क्रिप्ट हिस्ट्री जो क्रिएट की गई है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। आइए इसके बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं, हाल ही मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, ठीक है। तो इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, इंडिया के द्वारा जो काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया गया, हमारे जो प्लेयर्स थे उनके द्वारा बेस्ट एवर ओलंपिक मेडल टैली देखने को मिली। 7 जो है हमारे ऑल ओवर जो मेडल्स हैं वो कलेक्ट हुए हैं, ठीक है, टोक्यो गेम्स जो है 2020 की। बेस्ट रिकॉर्ड देखने को मिला, ठीक है, जो लंदन के 2012 में ओलंपिक्स हुए थे, वहाँ पे हमें 6 मेडल्स प्राप्त हुए थे, अभी 7। MC मैरी कॉम एंड मेंस हॉकी टीम के स्कीपर जो मनप्रीत सिंह है, इनके द्वारा फ्लैग बैरियर यानी कि अपना जो झंडा है, ट्राई कलर जो हमारा झंडा है, इसको रिप्रेजेंट किया गया ओपनिंग सेरेमनी में।
क्लोजिंग सेरेमनी की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पूनिया के द्वारा ये हमारा जो ट्राई कलर जो फ्लैग है, हमारा प्यारा झंडा है, इसको हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया। फ्लैग बैरियर थे ये क्लोजिंग सेरेमनी में। कौन? ब्रोंज मेडलिस्ट बजरंग पूनिया। ओके, अगर बात करें तो मेडल्स में, मेडल टैली की अगर बात करें, टॉप पोजीशन में जो है यूएसए टॉप में रहा। 39 इसके पास गोल्ड है, टोटल इसके पास 113 मेडल्स हैं। ठीक है, तो चाइना जो है इसके पास 38 है, जापान 27 है, ब्रिटेन 22, इंडिया जो है 48 नंबर पे है, 1 गोल्ड के साथ, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, टोटल 7। ठीक है, तो जिस कंट्री की जीडीपी अच्छी है उसकी जो मेडल टैली है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, काफ़ी फैसिलिटीज़ रहती है जहाँ पे जिस कंट्री की जीडीपी अच्छी है, फैसिलिटीज़ या जो स्पोर्ट्स जो अथॉरिटी रहती है, ठीक है, उनके पास वो भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं जो उनके अपनी कंट्री के जो स्पोर्ट्स जो पर्सनैलिटी होती है उनको। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। अगर बात करें इंडियन मेडल जो विनर लिस्ट रही है हमारे इंडिया की, खास तौर पे गोल्ड जो जीता गया नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया, मेंस जो जैवलिन थ्रो है, ठीक है, उस कैटेगरी में। सिल्वर जो जीता गया वुमेन्स 49 केजी वेट लिफ्टिंग, मीराबाई चानू के द्वारा। मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी रेसलिंग, रवि दहिया के द्वारा जीता गया। ब्रोंज की अगर बात करें तो ब्रोंज वुमेन्स वेल्टर वेट बॉक्सिंग, लोवीना के द्वारा ब्रोंज जीता गया। वुमेन सिंगल्स बैडमिंटन पीवी संधू के द्वारा ये जो है ब्रोंज मेडल जीता गया बैडमिंटन में। मेन 65 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग बजरंग पूनिया के द्वारा जीता गया। और मेंस हॉकी टीम का तो आपको पता ही है कि हिस्ट्री क्रिएट की गई 41 ईयर्स के बाद इंडिया मेंस हॉकी टीम को जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला। ओके, तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। टॉप 50 में जो है हमारी कंट्री है बेस्ट इन 40 ईयर्स। ओके, तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जो गोल्ड जीता गया ये काफ़ी सराहनीय था, काफ़ी खुशी की लहर थी जब इनके द्वारा ये गोल्ड जीता गया। ठीक है, तो वंदना जो है, वंदना को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है उत्तराखंड स्टेट के द्वारा। उत्तराखंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा जो विजिट किया ओलंपिक हॉकी स्टार वंदना जो कटारिया है, ठीक है, जब वो घर वापस आई, उनका जो घर था हरिद्वार में, ठीक है, तो जो वंदना है ये ब्रांड एम्बेसडर घोषित की गई है कहाँ की, हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स ब्रांड एम्बेसडर किसके लिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के लिए। कौन? वंदना। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो आपके सामने मैंने अभी ये डिस्कस की। ओके, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।